हाय एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और अपने ग्रेच्युटी के प्रोविजंस को और भी बारीकी से समझते हैं। ग्रेच्युटी के प्रोविजन पे पकड़ लाने के लिए क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ओल्डमैन रिटायर फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर 29 ईयर्स 6 मंथ एंड 15 डेज। तो क्या हुआ? 29 ईयर 6 मंथ और 15 डेज। अब देखेंगे कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है तो राउंड ऑफ कर देंगे, वरना हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है। ऑफ सर्विस ऑन 17 दिसंबर 2020। तो बेचारे 17 दिसंबर 2020 को ये क्या हो गए? रिटायर हो गए और इन्होंने अपनी ग्रेच्युटी की मांग की होगी एंड रिसीव ग्रेच्युटी अमाउंट ₹4 लाख और इनको ग्रेच्युटी मिल भी गई। हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज, बेसिक सैलरी इनकी रिटायरमेंट जब हुए तब कितनी थी? 6,000 रुपये प्रति महीना। डियरेंस अलाउंस इनका कितना था? 1,200 रुपये प्रति महीना। हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 2,000। ग्रेच्युटी में अगर सैलरी निकालेंगे तो एचआरए को हम नहीं लेते, आपको पता है। कमीशन ऑन टर्नओवर कितना है? 1%। कमीशन ऑन प्रॉफिट हमको नहीं लेना, आपको पता है। ही गोट एन इंक्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 2020। रिटायर कब हुए? 12 दिसंबर 2020 को इनकी सैलरी बढ़ी थी। कब बढ़ी थी? 1 अप्रैल 2020 को। 17 दिसंबर 2020 को ये रिटायर हुए और सैलरी कब बढ़ी? 1 अप्रैल 2020 को। यानी कि पहले इनकी सैलरी कितनी थी? पहले इनकी सैलरी थी 5,000, पर 1 अप्रैल से इनकी सैलरी कितनी हो गई? 6,000। क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त की सैलरी हमको कितनी दी है? 6,000 रुपये। और ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल को 1,000 रुपये बढ़े थे, तो 1 अप्रैल से पहले सैलरी कितनी थी? 5,000। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट में मैं इतना दबाव क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमको पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी है पर मंथ इन बेसिक सैलरी की बात हो रही है। टर्नओवर अचीव बाय असेसी इज ₹1 लाख पर मंथ। तो 1 लाख पे 1% क्या आ जाएगा? टर्नओवर बेस्ड कमीशन, यानी कि TBC। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल ग्रेच्युटी इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अगर देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? फुल्ली एग्जाम। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट कवर्ड है तो कंप्यूटेशन चेंज हो जाएगी। और सिमिलरली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है तो ये केस 4 है, तो यहां पर भी कंप्यूटेशन चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली हमको 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आइए सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, फिर दूसरा करेंगे और उसके बाद फिर हम तीसरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और याद रहे ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, यानी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, ये आपको एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन मिल रही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट को मिल रही है और कवर्ड है तो हमको 3 में से किसी एक की छूट मिलेगी। और नॉन गवर्नमेंट को मिल रही है बट नॉट कवर है तो 3 में से किसी एक अमाउंट की छूट मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट लिखते हैं जो क्या है आपका एग्जम्प्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ exempted gratuity and taxable gratuity
ठीक है, तो केस 1 आपका क्या है? केस 1 है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, सिंस gratuity receives at the time of termination by गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, देन इट इज fully exempted from tax। तो ये क्या है? फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स से। आइए केस नंबर 2 बनाते हैं। केस नंबर 2 आपका क्या है? ग्रेच्युटी किसको रिसीव हुई है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, यानी अदर एम्प्लॉय को, एंड इट इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो केस नंबर 2 बनाते हैं। ग्रेच्युटी रिसीव्स बाय अदर एम्प्लॉय, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड इट इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो क्या होगा? लोअर ऑफ फॉलोइंग 3 shall be exempt। नीचे 3 अमाउंट लिखने जा रहे हैं, उसमें से जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिल जाएगी। पहला अमाउंट होता है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, कितनी मिली इनको? 4 लाख। तो आइए लिखते हैं 4 लाख रुपीस। दूसरा अमाउंट मैक्सिमम सीलिंग कितनी है आपकी? 20 लाख। और तीसरा अमाउंट 15 दिन की सैलरी आपको लेनी है, और सैलरी पर मंथ निकालनी पड़ेगी, वो हम निकाल लेंगे। और आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं, और ये कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है, यानी कि राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 29 साल 6 महीने 15 दिन क्या बन जाएंगे आपके? 30 साल। ठीक है, तो आइए लिखते हैं 30 ईयर्स। अब आपको सैलरी लेनी है, सैलरी पर मंथ। तो हमने सीखा था लास्ट ड्रॉन बेसिक भी लेनी है, और आपको डीए भी लेना है, बोथ, चाहे फॉर्मिंग हो चाहे नॉट फॉर्मिंग हो। तो सैलरी आपकी लास्ट ड्रॉन कितनी है? 6,000 रुपये प्रति महीना और 1,200 रुपये डीए। टीबीसी कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी में नहीं लेते हैं। तो क्या सैलरी आपकी निकली? एक तो ₹6,000 पर मंथ, और दूसरा 1,200 पर मंथ। ठीक है, तो 6,000 प्लस 1,200 ये आपका बना 7,200 पर मंथ। ठीक है, चलिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अमाउंट क्या आएगा उसको निकालते हैं। तो जो आपका लोअर अमाउंट आया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कितना आया है? 1,24,615, 1,24,615। अब इन तीनों में जो भी लोअर है, ऑब्वियसली बात है क्या लोअर है? 1,24,615। तो ये क्या है? एग्जम्प्टेड पोर्शन। तो आइए अपने कंक्लूजन में लिखते हैं, देयरफॉर exempted portion is ₹1,24,615 and taxable portion is, वो कैसे आएगा? आपको ग्रेच्युटी कितनी मिली? 4 लाख। एग्जाम कितनी हो गई? 1,24,615। तो टोटल आपका टैक्सेबल आ जाएगा, कितना आया?
2,75,385, 2,75,385 आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अब बनाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 वो क्या कहता है? ग्रेच्युटी receives by other employee and it is not covered अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, और ये ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है, तो क्या होगा? लोअर ऑफ फॉलोइंग 3 शैल बी एग्जम्प्ट। शैल बी एग्जम्प्ट, तो पहला अमाउंट लिखते हैं, यानी कि एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, तो कितनी रिसीव हुई? 4 लाख। ठीक है। दूसरा अमाउंट आपका मैक्सिमम सीलिंग यानी कि 20 लाख, जो कि स्टैंडर्ड है। और तीसरा अमाउंट आपको क्या लेना है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और नॉट कवर्ड के केस में राउंड ऑफ नहीं होता, तो आपको 29 साल ही लेना है, इनटू 29 ईयर्स। अब बस हमको एवरेज सैलरी निकालनी है पिछले 10 महीनों की। तो आइए एक वर्किंग नोट बनाते हैं और ऊपर हेडिंग देते हैं, थोड़ा नीचे बना लेते हैं क्योंकि कंक्लूजन भी लिखना है। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ फ्रॉम, ये रिटायर कब हुए? 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 2020। तो हमको एवरेज सैलरी निकालनी है, और इसमें क्या क्या कवर होता है? आपका बेसिक प्लस डीए, सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट। क्वेश्चन ने नहीं बोला, हम एज्यूम करेंगे। आपको एग्जाम में 100% गिवन होगा, वरना आप नोट डाल देना, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको हमेशा फॉर्मिंग मानना है या हमेशा नोट फॉर्मिंग मानना है, कभी भी ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जो बोलेगा वो हमको लेना है। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, हम नोट डालेंगे नीचे और ऊपर लिख देंगे रेफर नोट नंबर 1, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बेसिक प्लस डीए प्लस टीबीसी यानी टर्नओवर बेस्ड कमीशन। अब हमको पिछले 10 महीने निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ। तो दिसंबर तो आपको नहीं लेना, आइए कैलकुलेशन करते हैं। नवंबर लेना है, अक्टूबर लेना है, सितंबर लेना है, अगस्त लेना है, जुलाई लेना है, जून लेना है, मई लेना है, अप्रैल लेना है, मार्च लेना है, फरवरी लेना है। फरवरी तक पिछले 10 महीने बैठ रहे हैं, तो फरवरी से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आपका फेब 20, मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20, जून 20, जुलाई 20, अगस्त 20, आपका सितंबर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 महीने और रह गए। आपका अक्टूबर 20 एंड लास्ट नवंबर 20। ठीक है, पिछले 10 महीने हमको मिल गए। अब हमें क्या चाहिए? बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट और टर्नओवर बेस कमीशन। आइए लिखते हैं सबसे पहले बेसिक सैलरी
उसके बाद डीए फॉर्मिंग पार्ट, और उसके बाद टर्नओवर बेस कमीशन। तो बेसिक सैलरी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 2020 को 1000 रुपये बढ़े थे। तो 1 अप्रैल 2020 से पहले पहले कितनी सैलरी हुई? 5000, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी है? 6000। तो अप्रैल से पहले 2 महीने आते हैं, फरवरी और मार्च, तो उसमें आपको बेसिक सैलरी कितनी लेनी है? 5000 रुपये। 5000 और 5000, और अप्रैल से 1000 रुपये बढ़ गए थे, यानी कि यहां पे सैलरी कितनी हो गई? 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, उसके बाद 6000, 6000 और 6000। ठीक है, अब हमको डीए लेना है फॉर्मिंग पार्ट। हमको सिर्फ 1200 रुपये गिवन है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं ये सारा का सारा फॉर्मिंग पार्ट है फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट। 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, और उसके बाद 1200, 1200 और 1200। ठीक है, फिर हमको चाहिए टीबीसी। 1% है आपका टर्नओवर पे, और टर्नओवर पर मंथ हमको गिवन है, पर मंथ नहीं होता तो हम 12 से डिवाइड करके पर मंथ निकाल लेते हैं। तो 1 लाख का 1% कितना आएगा? कैलकुलेट करते हैं, 1000 रुपीज, और ये चेंज नहीं हुआ तो हमको हर जगह 1000 1000 लिख देना है। 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 और 1000। अब इन सब का टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 मंथ से, क्योंकि हमको 10 महीने की सैलरी चाहिए। उसके बाद आपका जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, चलिए बस एक बार टोटल कर लेते हैं और अपनी फिगर पर आ जाते हैं। अब टोटल कैसे होगा? सबसे पहले डीए का करते हैं, ये सेम रहा है तो 1200 इंटू अगर 10 कर देते हैं तो 12000 आ जाएगा। आपका टर्नओवर बेस्ड कमीशन भी सेम रहा है, तो 1000 इंटू 10 कर देते हैं तो ये आपका 10000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी थोड़ी सी चेंज हुई है, वो कैसे हुई है उसको एक बार अलग अलग हम ऐड करेंगे। 5000 5000 आपका क्या बना? 10000, और प्लस कर देंगे 6000 इंटू 8, यानी कि अगर हम सब चीज को खोलकर लिखे तो कैसे बनेगा भाई? 2 महीने सैलरी ली 5000 और 8 महीने सैलरी हो गई 6000, तो आपको टोटल फिगर कैसे निकलेगा वो एक बार लिख लेते हैं। 6000 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 48000, और टोटल आपका आएगा 58,000। चलिए यहां पर लिख लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 12,000, 10,000, तो ये आपका आ गया रुपीज 80,000। डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एवरेज सैलरी आपकी कितनी आ गई? 8,000 रुपीज। आइए ऊपर अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और एग्जम्प्टेड पोर्शन को निकाल लेते हैं। तो 8000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 29, तो यह आपका आ गया 1,16,000। अब इन तीनों में लोअर कितना है? 1,16,000।
तो आइए कंक्लूजन लिखते हैं। देयरफॉर एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना हुआ, ₹1,16,000 एंड टैक्सेबल पोर्शन कितना हुआ। भाई जितनी ग्रेच्युटी आपको मिली 4 लाख, माइनस कर देंगे 1,16,000, तो टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा, कितना आया, 2,84,000। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। हमने तीनों केसेस को पूरा कर लिया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है खत्म। ओके, थैंक यू सो मच।